गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं अजीत सर। आप लोगों के सामने मैं टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट का जितना टेंस था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने इसका वीडियो YouTube पर बना करके डाल दिया है। और मुझे यह भी उम्मीद होगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, लाइक किया होगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में आप लोग शेयर किए होंगे। उम्मीद है मैं जो पास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, पास्ट टेंस भी आपको पसंद आएगा, आप उसका नोट्स बनाएंगे। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। जिसमें समय कुछ ही पहले पल बीत गया हो, समाप्त हो गया हो, वह भूतकाल कहलाता है। जैसे राम भोजन पकाया था, वह पकाया था मतलब वह कुछ समय पहले पका चुका है, तो वह काम क्या है, बीत गया है। तो अर्थात कहने का मतलब है पास्ट टेंस हम उसे कहते हैं जो भी कार्य कुछ समय पहले समाप्त हो जाता है, वह भूतकाल कहलाता है। अब इसके भी चार प्रकार के टेंस बनाए जाते हैं, 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस। इसके भी चार प्रकार के टेंस बनाए जाएंगे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रेजेंट में 4 प्रकार के टेंस को पढ़ाया है, उसी तरह से इसमें भी 4 प्रकार के टेंस बनाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसमें मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब पाया जाता है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो हम एक एक पढ़ते चल रहे हैं, आपको एक एक बताते चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनिश्चित भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर रहे हैं। परिभाषा, जैसा कि मैंने भूतकाल के बारे में बताया है और यहाँ इसके साथ जुट गया है इंडेफिनिट शब्द। तो इस टेंस में भूतकाल में कार्य का अनिश्चित करना या होना पाया जाता है। वह निश्चित नहीं रहेगा कि यह काम कब होगा, कब नहीं होगा, अनिश्चित करना या होना पाया जाता है। इसमें कार्य का अनिश्चित करना या होना पाया जाता है। पहचान अब देखिए, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ए ई, या था, थी, ये थे आदि शब्द आता है। ये आपकी पहचान है इस टेंस की। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहेंगे। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था, जब भी पढ़ाते हैं आप लोग को बताते हैं, जितना भी आप लोग टेंस पढ़ेंगे सब में आप लोगों को 4 प्रकार के सेंटेंस बनाने होते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे, साधारण वाक्य, इसका रूल क्या है, नियम क्या है। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड होती है। तो अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चीज नहीं देखना है। बस हमें मात्र ये ध्यान देना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं करना है।
डिड का प्रयोग नहीं करना है। इसके जगह पर हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देना है। इसके जगह पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देना है। हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है। अब हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। फार्मूला देख लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, etc फुल स्टॉप लिखेंगे। इस तरह से आपका ये फार्मूला तैयार हो जाता है। अगर आप फार्मूले के हिसाब से अगर ट्रांसलेट करेंगे तब भी आपका नहीं गलत होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं किताब पढ़ता था। देखिए पहचान आ गई, का था, की थी, ते थे, आ गई पहचान, या था, ई थी, ए थे, ये सब इसकी पहचान होती है। अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा आई। अब यहाँ देखिए कहीं हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि दो ऐसे टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट। दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पढ़ना, रीड। ये तीनों वही होता है आपका, रीड, 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 ये तीनों फॉर्म वही होता है। आई रीड द बुक हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। बच्चे बाजार आते थे। अब बच्चे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब देखिए हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। यहाँ क्या है, आना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है केम। फर्स्ट फॉर्म होता है कम, सेकेंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म भी कम होता है। द चिल्ड्रेन केम टू द मार्केट, फुल स्टॉप। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक चीज और आता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया, उसको कैसे बनाया जाता है मैंने बना करके बताया। इसी में एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, नोट। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी कभी वाक्य में अवश्य या तो की भावना होती है, या वाक्य पर बल दिया गया होता है, दबाव दिया गया होता है, तो वहां पर उस कंडीशन पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर देते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। जब किसी भी सेंटेंस पर, जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे वह बाजार जाता तो था, मतलब वह जबरदस्ती कहा जा रहा है कि वह यह काम करता तो था। उस वाक्य पर बल दिया जा रहा है। जहां बल दिया जाएगा, अवश्य तो की भावना रहेगी, वहां उस कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप डिड का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, etc फुल स्टॉप रहेगा। अब यहाँ देखिए, जब ये अवश्य तो नहीं आता था, एकदम सिंपल रहता था, वाक्य पर बल नहीं दिया गया होता था, तो वहां हम डिड का प्रयोग न करके यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते थे। लेकिन अब यहाँ डिड का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, बार बार यही कर रहे हैं कि इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, उसके साथ हम डिड का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे राधिका गीत गाती तो थी। अब इसमें देखिए, राधिका को कहा जा रहा है कि यह काम करती तो थी, मतलब वह दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम
डिड का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है राधिका, राधिका लिखेंगे, राधिका हो गया। और उसके बाद अब डिड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अवश्य तो वाला और देख लीजिए, वे अपना पाठ लिखते तो थे। अब इसमें भी बल दिया जा रहा है कि वह काम करता था, तो हो जाएगा दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, दे डिड हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट से लिखना होता है, राइट। अब यहाँ पर आ गया अपना पाठ ऑब्जेक्ट है, तो दे के लिए अपने के अंग्रेजी हम देयर का यूज करते हैं, देयर लेसन, फुल स्टॉप हो जाए। दे डिड राइट देयर लेसन। ये आपका अवश्य तो जो नोट में मैंने बताया था यह हो गया। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जब एकदम सिंपल रहेगा, उस वाक्य पर बल नहीं दिया रहेगा, कोई आवश्यकता की भावना नहीं रहेगी, तो वहां पर केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब आवश्यकता की भावना रहेगी, वाक्य पर बल दिया रहेगा, तो वहां पर डिड का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और जैसे यहाँ पर फार्मूला तैयार हो गया, सब्जेक्ट फिर डिड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट etc फुल स्टॉप। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि पता है निगेटिव, निगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में देखिए, इसमें केवल यही नहीं शब्द बढ़ जाएगा। नहीं शब्द जब बढ़ जाएगा तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम डिड नॉट का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। और फिर देखिए, तब इसका फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर etc अगर कुछ बचता है तो उसको लिख देते हैं। ये जब केवल नहीं शब्द आया रहेगा तब उसके लिए है। और अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, राधिका बाजार नहीं जाती थी। राधिका बाजार नहीं जाती थी। अब राधिका है तो सबसे पहले लिखेंगे राधिका। अब इसके साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट, फिर उसके बाद गो टू द मार्केट, फुल स्टॉप। अर्थात जब हम डिड का यूज कर देंगे तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, न कि जैसे अफर्मेटिव बता रहे थे सेकंड फॉर्म वैसे नहीं लिखना है। केवल जब डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। हम पतंग नहीं बनाते थे। हम पतंग नहीं बनाते थे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी के साथ हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट। उसके बाद बनाना, मेक फर्स्ट फॉर्म होगा, मेक द काइट, हो गया। अब इसी में आता है कभी नहीं, एक शब्द आता है, ध्यान देंगे आप लोग, कभी नहीं। अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? नेवर लिखते हैं। जब कभी नहीं शब्द आया रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे। इसका नियम थोड़ा सा इसे अलग हट करके है।
जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। जब नेवर का प्रयोग होगा तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, उसके साथ जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो नेवर का जब प्रयोग होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा और इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देंगे, जहां पर हम जैसे ठीक है इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंटेड कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, उस पर भी आप लोग ध्यान देते रहेंगे। जब नेवर करेगा तो नेवर का जब प्रयोग करेंगे तो चाहे सिंगुलर नंबर होगा चाहे प्लूरल नंबर होगा, उसके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नेवर लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी फुल स्टॉप लिखेंगे। इसका फार्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पर डिड नॉट को निकाल दिया गया क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगाया जा रहा है, वो भी नेवर के साथ लगाया जा रहा है। अब इसका देखिए, जैसे एग्जांपल में रमेश झूठ कभी नहीं बोलता था। रमेश झूठ कभी नहीं बोलता था। अब यहाँ कभी नहीं शब्द आ गया, तो जब कभी नहीं शब्द आएगा तो इसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखेंगे और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला पर आइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रमेश, रमेश लिखेंगे, फिर उसके बाद अब नेवर लिखा गया है, नेवर का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलना, टेल मीन्स क्या होता है, बोलना होता है, तो हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टोल्ड ए लाई, फुल स्टॉप। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो चाहे एक झूठ बोले चाहे हजार झूठ बोले, चाहे जितना झूठ बोले उसके लिए ए का प्रयोग होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति चाहे एक गीत गाता है चाहे हजार गीत गाता है तो उसके लिए ए का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये आपका रमेश नेवर टोल्ड ए लाई हो गया। और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, वे अपना पाठ कभी नहीं पढ़ते थे। वे अपना पाठ कभी नहीं पढ़ते थे। अब कभी नहीं के अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे और उसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, दे नेवर हो गया। पढ़ना, दे नेवर रीड, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों होता है, रीड। अब अपना पाठ है तो दे के लिए अपने की अंग्रेजी देयर आती है, देयर लेसन, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं इसी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद होगा ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास के बच्चे इसे देखेंगे और अपना फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे। और मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है मुझे उम्मीद होगा वो भी आपको पसंद आया होगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।